ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 110 मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि ये रूहानियत और मादियत वगैरह पर बहस करने का वक्त नहीं है। हमें अपने पीछे आते हुए दुश्मन से ख़तरा था और ये ख़तरा तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। यूँ लगता था कि वो लोग फैल कर बढ़ रहे हैं। इनकी आवाज़ें दो मुख्तलिफ अतराफ से आ रही थी। फरोश खामोश था और उसकी खामोशी गंभीर थी। आखिर मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मैं तुम लोगों से अलहदा हो जाता हूँ। नहीं, ऐसी बात दिमाग में भी न लाना। हम साथ चले हैं, इकट्ठे जीने मरने का अहद किया और यह अहद पूरा होगा। लेकिन यह भी तो ठीक नहीं कि यह अहद पूरा करते करते हम सारे ही धर लिए जाएं। ना ही इसका कोई हल निकालते हैं। वो बेताबी से बोला, फिर उठकर इसहाक के पास चला गया। इसहाक और वो एक तरफ जाकर मध्यम आवाज में बातें करने लगे। मैं मारिया की निगरानी के लिए उसके पास खड़ा था। वो दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी और बार बार मेरी राइफल की तरफ मदहोश नज़रों से देख लेती थी। इसहाक और फरोज का मुकालमा 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया। वो दोनों जैसे किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे। मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। अगर वो अपने अंदेशों के पेश नज़र मुझे खुद से अलहदा होने का कहते तो मैं फ़ौरन हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। फरोज बोला, हम काली मिट्टी वाले रास्ते की तरफ से जाएंगे। यह नदी बहुत चलत है। अगर हम किसी तरह उसे पार कर गए तो हमारे बचने की आशा पैदा हो जाएगी, वरना नदी पार करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हाँ, इंतज़ाम तो है। अब अल्लाह करे ये इंतज़ाम हमारे किसी काम आ सके, इसहाक ने कहा। एक बार फिर भीगी भीगी सी तारीकी में हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब सिमत बदल गई थी। हम कदरे ढलवान रास्ते पर बाएं तरफ जा रहे थे। या दरख्तों और खूबसूरत झाड़ियों झटकारों की वजह से बार बार हमारा रास्ता मसदूद हो रहा था। कई जगह पर हमें दरख्तों के दरमियान से बैठकर और रेंग कर गुजरना पड़ा। कपड़े उलझ रहे थे और जिस्म के अरिया हिस्सों पर गहरी खराशें आ रही थी। मारिया के लिए सफ़र ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उसके हाथ अकब में बंधे हुए थे। अब इसहाक ने इस पर से राइफल हटा ली और उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ सहारा दे रहा था। उसके साथ साथ हम अकब से आने वाली आवाज़ों पर भी ध्यान रखे हुए थे। गाहे बगाहे आवाज़ों की मौजूदगी साबित होती थी। करीबन 1 घंटे तक हमने ये नहायत दुश्वार सफ़र और एक ढलवान पर तय किया। यह ढलवान गैर महसूस लेकिन मुसलसल थी। हम बवक्त ज़रूरत सिर्फ चंद सेकंड के लिए टार्च रोशन करते थे। एक मरतबा जब ऐसे ही इसहाक ने टार्च रोशन की तो हमें खुद से सिर्फ 8-10 कदम के फासले पर 2 नहायत चमकीली आंखें नजर आई। उसके साथ ही खतरे का शदीद एहसास हुआ। यह झाड़ियों में दुबका हुआ कोई जानवर था। हम अपनी जगह साकत रह गए। तेंदुआ, फरोज के मुंह से बेसाख्ता ससराती हुई आवाज़ निकली। हम अपनी जगह पत्थर बने खड़े थे। तब फरोज ने फुर्ती दिखाई। उसने तेज़ी के साथ राइफल पोजीशन की और फायर कर दिया। राइफल ने शोला निकला और जंगल धमाके से गूंज उठा। वो तेंदुआ जो कुछ भी था झटके से पीछे गया। यकीनन उसे गोली लगी थी। एक कर्बनाक आवाज़ बुलंद हुई और रोशन आंखें जो छोटे छोटे सुर्ख बिल्लियों की तरह नजर आती थी तेजी से तारीकी में ओझल हो गई। किसी दरिंदे को इस कदर करीब से देखने का यह मेरा पहला इत्तेफाक था। दुरुस्त कहते हैं कि बड़े खतरे के वक्त निस्बतन छोटे खतरे की अहमियत ख़त्म हो जाती है। फरोज को भी मालूम था कि फायर की आवाज़ हमारे दुश्मनों को हमारे मज़ीद करीब ले आएगी, लेकिन खूनख्वार जानवर को अपने रूबरू देखकर वो पीछे आने वाले खतरे को भूल गया था और इसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। अब जानवर तो जख्मी होकर राह फरार अख्तियार कर गया था, लेकिन जो जानवर हमारे पीछे आ रहे थे इनको वाज़ेह रहनुमाई मिल गई थी। नदी कितनी दूर है? मैंने फरोज से पूछा। बस अब पहुंचने ही वाले हैं, फरोज ने हाँफती हुई आवाज़ में जवाब दिया। वाकई लग रहा था कि हम नबातात के इस घने
से निकलकर किसी खुली जगह पर पहुंचने वाले हैं। ढलवान कदरें बढ़ गई थी, सामने हवा की आमद भी महसूस हो रही थी। जरा आगे गए तो पानी का मध्यम शोर भी सुनाई देने लगा। यकीनन ये चौड़ी पाट वाली एक तेज रफ्तार नदी थी। हमारे थके हारे जिस्मों में नई तवानाई आ गई। यूं आगे बढ़ते गए पानी का शोर बुलंद होता गया। आखिर हम लंबे सरकंडों में से गुजरकर नदी किनारे पहुंच गए। तारों की मध्यम रोशनी में इस तेज रफ्तार आबी गुजरगाह का पाट खासा वसी नजर आता था। किनारे दलदली थे और यहाँ बहुत संभल कर पाँव रखना पड़ रहा था। करीब ही खास घास फूस की एक झोंपड़ी नजर आई। यहाँ 2 घोड़े बंधे हुए थे और रखवाली का कुत्ता था। कुत्ते ने हमारी आमद महसूस करते ही शोर मचाना शुरू कर दिया और बेचैनी से अपने कोंटे के गिर्द चक्कर काटने लगा। नदी के किनारे पर साथ 3 कश्तियां बंधी हुई थी। एक जरा बड़ी थी और इस पर तरपाल तनी हुई थी। ये गालबन मछलियां पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। वो कश्तियां आम साइज की थी। जल्दी कुत्ते का शोर शराबा रंग ले आया। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक साया मुतहर्रक दिखाई दिया। फरोज ने टार्च की रोशनी इस पर डाली। ये बढ़ी हुई शेव वाला एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसके हाथ में एक बदहाल सी देसी बंदूक थी। वो फिल वक्त सिर्फ एक लुंगी में दिखाई दे रहा था। कौन हो भाई? वो दाड़ कर बोला। बंदूक नीचे कर लो, नहीं तो इतनी गोलियां लगेगी कि शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाएगी। फरोज भी जवाबन गरजा। उसके साथ ही उसने टार्च के रोशन दायरे को हरकत देकर मेरे और इसहाक के हाथों में पकड़ी हुई जदीद राइफलों को हाईलाइट किया। बात तो 1.5 उम्र शख्स की समझ में आ गई। उसने बंदूक की नाल नीचे झुका ली। उसका कुत्ता मुसलसल उछल कर शोर मचा रहा था। अचानक उसने कोंटा उखाड़ लिया और तीर की तरह हमारी तरफ लपका। ये निमक हलाली उसे महंगी पड़ी। इसहाक ने अपने 222 का ट्रैगर दबा दिया। अंदाजा होता था कि उसका निशाना काफ़ी अच्छा है। पहली गोली ने ही कुत्ते को ढेर कर दिया। वो हमसे 8-10 कदम के फासले पर 2 लुढ़कनियां खाकर बेसुध हो गया। धमाके से जहाँ करीब ज्वार गूंजे थे, वही झोंपड़ी के अंदर से चलाने की आवाज़ भी सुनाई दी। यह नस्वानी आवाज़ थी। लगता था कि झोंपड़ी में एक या एक से ज्यादा औरतें मौजूद हैं। कुत्ते को गोली लगने का मंजर 1.5 उम्र शख्स को सख्ता ज़दा कर गया। फरोज फिर गरजा, बंदूक नीचे कर, फेंक दे, नहीं तो आवत है गोली तेरे खोपड़े में। फिक्रे के आखिर में एक जोरदार गाली भी दी थी। इस मरतबा 1.5 उम्र शख्स ने बंदूक फेंक दी। फरोज ने उसे पीछे हटने का हुक्म दिया। जब 4-5 कदम पीछे हट गया तो फरोज ने उसकी बंदूक उठा ली। हमारे पास वक्त बहुत कम था। हम झोंपड़ी के पीछे स्याह जंगल में को देख रहे थे। वहाँ चंद जुगनू से चमकते नजर आ रहे थे। यकीनन ये हमारे अकब में आने वालों की टार्चें थी। फरोज मुझसे मुखातब होकर तेज से बोला, महरोज तुम देखो झोंपड़ी में और कौन है, हम कश्तियों को देखते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। फरोज और इसहाक तेज कदमों से कश्तियों की तरफ बढ़ गए। मारिया इनके साथ थी। उनके हाथ बददस्तूर पुष्ट पर बंधे हुए थे। वो अक्लमंदी दिखा रही थी कि बिल्कुल मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, वरना उसे अब तक इसहाक की तरफ से कई चोटें सहना पड़ चुकी होती। मैंने राइफल के जोर पर 1.5 उम्र शख्स को इसकी झोंपड़ी से कुछ मजीद पीछे हटा दिया। फिर झोंपड़ी के दरवाजे को लात मारकर खोला। ये चुभी दरवाज़ा था और इस पर टीन का पत्थर चढ़ा हुआ था। मैंने टार्च का रोशन दायरा झोंपड़ी में फेंका तो अंदर एक सुकड़ी सिमटी मुकामी लड़की नजर आई। उसने अपने जिस्म के गिर्द चादर लपेट रखी थी और एक गोशे में दुबकी हुई थी। वो मुझे देखकर वावैला करने लगी। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि दोनों मियाँ बीवी हैं और रात के इस पैर रोमानी मूड में सो रहे थे या जाग रहे थे। दोनों की उम्रों में बहुत फ़र्क था, लेकिन इस फ़र्क की वजह जानने और तफसील में जाने का वक़्त हरगिज़ नहीं था। मैंने बड़ी सूरत से चौपड़ी की तलाशी ली। वहाँ अब एक कुल्हाड़ी के सिवा कोई हथियार मौजूद नहीं था। ये अजीब से फल वाली तेज़ धार कुल्हाड़ी थी। मैंने ये कुल्हाड़ी भी कब्जे में ले ली और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। 1.5 उम्र शख्स जो यकीनन किनारे पर खड़ी तीनों कश्तियों का मालिक था, हुक्म का मुंतजर था। हमारे लबोलहजे और अंदाजे ने उसे तकरीबन दहशतज़दा कर दिया था। यूँ लगता था कि उसमें मज़ाहमत की कुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हालांकि देखा जाता तो ये शख्स कमज़ोर असाब का मालिक नहीं हो सकता था। इस तेज़ रफ्तार नदी और घने जंगल के खतरनाक संगम पर
ایک جھونپڑی میں اپنے کتے اور بندوق کے ساتھ تنہا رہنے والا شخص کمزور اعصاب کا مالک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بار مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور منہ زور رویوں کے سامنے اچھے بھلے لوگ کیسے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ دیر عمر شخص ڈگمگاتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا تو میں نے تہمانہ لہجے میں کہا، اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاؤ اور اوپر چادر لے لو۔ خبردار جو تم دونوں میں سے کسی نے چادر سے منہ باہر نکالنے کی کوشش کی، اگر ایسا ہوا تو تم دونوں کی لاش بھی کتے کے پاس پڑی نظر آئے گی۔ ان دونوں نے لیٹ کر چادر اپنے اوپر تان لی۔ میں جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند کر کے کنارے کی طرف آ گیا۔ میرے پہنچنے تک فیروز اور اسحاق نے 2 چھوٹی کشتیوں کی رسیاں کاٹ کر انہیں پانی کے تیز بہاؤ میں بہا دیا۔ تیسری کشتی میں ہم خود سوار ہو گئے۔ اب دور دور تک اور کوئی کشتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فیروز نے لمبے بانس نما چپو کی مدد سے کشتی کو تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ رواں دواں بہاؤ کی وجہ سے ہم پلک جھپکتے میں جھونپڑی سے بہت دور نکل آئے۔ جھونپڑی کے ساتھ ساتھ درختوں میں چمکتے ہوئے جگنو بھی ہم سے زیادہ دور ہوتے چلے گئے۔ ہمیں ایسے تیز رفتار اور کامیاب فرار کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق صرف 5-6 منٹ میں ہم ملا کی جھونپڑی اور اس کے گھاٹ سے قریباً 2 میل آگے نکل آئے۔ کشتی بتدریج دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی، تاہم کنارہ ہنوز 20-30 میٹر دور تھا۔ کشتی کے اندر سے مچھلیوں کی بو اٹھ رہی تھی۔ مچھلیاں پکڑنے کے جال اور دیگر لوازمات بھی کشتی میں نظر آ رہے تھے۔ کشتی کے پیندے کو مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پیندے کو ایک چھوٹے سے تہہ خانے کی شکل دے دی گئی تھی۔ ایک گول سوراخ کے ذریعے اس 4-5 فٹ گہرے تہہ خانے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، یہ سٹور نما تہہ خانہ فی الحال خالی تھا۔ اس میں مچھلیاں صاف کرنے اور انہیں نمک وغیرہ لگا کر محفوظ کرنے کا انتظام موجود تھا۔ فیروز نے بہت کوشش کر کے ندی کا دوسرا کنارہ پکڑا، ورنہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ تاریک پانی کا سرکش بہاؤ ہمیں مزید کئی میل آگے لے جائے گا۔ اب کشتی کو روکنے کا مسئلہ تھا۔ وہ کافی وزندار تھی اور اس کا عجیب ہی ایک سرکش سا بہاؤ تھا۔ ایک مناسب جگہ پر فیروز اور اسحاق چھلانگیں لگا کر کنارے پر پہنچے اور ان رسی کی مدد سے کشتی کو سنبھالا۔ اس دوران میں رائفل بدست ماریا کے پاس موجود رہا۔